नफरत का जहर लेके जाने का बीजेपी का क्या प्रयास है? मेरा शान बैठो। आज के सभी न्यूज़पेपर्स में एक एडवर्टाइज आई है, सब टोपियां दिखाई है, लेकिन उसमें जो मुस्लिम स्कल कैप पहनते हैं उस स्कल कैप ही नहीं दिखाई। ये जाहिरात का मतलब क्या है मैं नहीं समझा हूं। और फिर से वो उन्होंने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे ऐसा कहा है। मैं थोड़ा सा इस देश का इतिहास बताना चाहता हूं। इस देश में सबको बंटवाया किसने? किसी को शूद्र बना दिया है, किसी को अति शूद्र बना दिया है। उनको कहा तुम गांव में नहीं रह सकते, तुम गांव को गांव के बाहर रहो। फिर उनको पानी नहीं पीने दिया, अछूत करके उनको संबोधा गया। जब जानवर मर जाते थे गांव में तो जानवर उठाने का काम दिया जाता था, फिर उसी का मटन वो खाते थे। ऐसे तो हालात थे। जिनको आप कह रहे हैं अभी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, कभी उनके बारे में सोचा है आपने? आप रिजर्वेशन उनके कैंसिल करने की बात कर रहे हैं, जो मुख्य धारा में आके उनको 70 साल भी नहीं हुए हैं। ये तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर थे, वरना वो मुख्य धारा में भी नहीं आते थे। ये वर्ण व्यवस्था इस देश में किसने लाई? तो आप ये बटेंगे, आपने बंटवाया। जिसके नाम पे आपकी राजनीति चलती है आप लोगों ने बंटवाया। अति पिछड़ों को, यहाँ के ओबीसी को आपने बंटवाया। इसलिए ये देश में बंटने का काम आपने शुरू किया और काटने का भी काम आप ही ने शुरू किया, जो आपने गुजरात राइट्स में किया। आप खुद तब उस राज्य के मुख्यमंत्री थे। उस राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते आपने पुलिस को रोकने की भी कोशिश नहीं की, रोकने की कोशिश की। उनको बोला कि तुम जाओ मत। जब एहसान जाफरी को मारा गया तब उसकी बीवी ने 150 फोन किए थे, नहीं पहुंचे पुलिस। कभी उसकी जांच हुई गुजरात में? नहीं हुई। और एक प्रधानमंत्री जो पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री है, वो कैसे बोल सकता है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे? यानी इसका दूसरा अर्थ है कि हम अनसेफ हैं। एक राज्य व्यवस्था में इतना बड़ा तबका अनसेफ होना यानी उस गवर्नमेंट का फेलियर है। तो हम मांग कर रहे हैं कि भाई तुम इस्तीफा दे दो। आप इस्तीफा दो ना। अगर इस देश के 140 करोड़ जनता को अनसेफ लग रहा है, हम इस्तीफा दे दो। क्योंकि अब आज से पहले कभी ऐसे पंतप्रधान ने बयान नहीं दिया था, किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान नहीं दिया था, किसी गृह मंत्री ने ऐसा बयान नहीं दिया था। इस राज्य के गृह मंत्री कहते हैं ये बटेंगे तो बटेंगे। किसको धमकाना चाह रहे हैं आप? ये चुनाव है कि धमकाने का प्रशिक्षण है? तो मैं यही समझाने यहां आया था कि देश के महाराष्ट्र के माहौल बिगड़ा करके ये चुनाव में उतरे हैं। लोकसभा की करारी हार के बाद वो अब डरने लगे हैं और डर के कारण एडवर्टाइज के द्वारा इसके द्वारा देश के मुख्य प्रवाह से हम मुसलमानों को बाहर निकालने वाले ये क्लियर कट इशारा दे रहे हैं। क्लियर कट
तो इसके बारे में आप सोचना जरूर। बुरा जाना तो कुछ नहीं, कुछ कर नहीं सकेंगे, लेकिन डरा तो जरूर सके। और तो पुलिस से भी अपील कर रहा हूं कि रेती बंदर पे नाकाबंदी लगाओ, वाई जंक्शन पे नाकाबंदी लगाओ। करोड़ों रुपए मुंब्रा में आ रहे हैं, बाहर के नामचीन गुंडे मुंब्रा में घूम रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एक आध गुंडा इसमें उड़ जाए, क्योंकि सुनने वाला तो कोई नहीं है, हमारी आदत ही नहीं है। हम किसी के आंग पे आज जाते नहीं, कभी जिंदगी में 15 साल में आपने देखा नहीं मेरा किसी से झगड़ा हुआ है। पर मेरे कार्यकर्ताओं से कोई भिड़ जाएगा तो मेरे इतना बुरा कोई। ये आज इशारा मैं पुलिस को दे रहा हूं, ये पुलिस को रखता रहेगा कि सत्ताधारी पक्ष के वो पुलिस है, तो ऐसा कभी नहीं होता है। पुलिस पुलिस है, और पुलिस ने कायदा कानून और सुव्यवस्था संभालनी चाहिए। जरा भी उधर किधर गलती हुई, जैसे कल स्टेशन रोड पे एक लड़के को स्टैप किया, उसका स्टैप का जो जख्म इतना जोरदार था कि उसके किडनी तक वो पहुंच गया। वो किसका आदमी था? जिसको स्टैप किया वो यासीन कुरैशी के सगे भाई का लड़का था, और जिसने स्टैप किया था वो किसका कार्यकर्ता था? कौन गए थे पुलिस स्टेशन उसको मदद करने के लिए? काम जो 15 साल में मुंब्रा में हुआ नहीं, कभी किसी ने किया नहीं, ये काम बंद करो। उनको मुंब्रा के कुछ प्रतिष्ठित लोग जो खुद को प्रतिष्ठित समझते हैं, उसको संदेशा दे रहे, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अरे उसकी जान जाने की वक्त आ गई और तुम बोलते कॉम्प्रोमाइज करेंगे। मेरे को यासीन कुरैशी ने नाम बताया, पर मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उस आदमी की उतनी पहुंच भी नहीं है। पर वो आदमी कितना बेशर्म होगा कि जो जाके हॉस्पिटल में सीरियस पड़ा है, उसके बाप को जाके बोलता है कॉम्प्रोमाइज करो। शर्म नहीं है साले को? ये जो बढ़ रहा है गुनाहगारीकरण, ये पुलिस की वजह से बढ़ रहा है। पुलिस के यहां जाके लोगों की हिम्मत कैसे होती है 307 के गुनहगार को छोड़ दे, ये बोलने की पुलिस के सामने जाके हिम्मत कैसे होती है? अगर ऐसा ही रहा तो हम मुंब्रा का एरिया बंद कर देंगे। सब व्यापारी भी मुझे मिलके गए हैं, अच्छे बड़े व्यापारियों ने कहा है कि यहाँ दहशत बढ़ा रहे लोग। हमको जो आराम की जिंदगी थी अब आराम नहीं रहा है, हमको बुलाया जा रहा है। घबराने वालों में से नहीं है वो, उनको 60 70 साल हुए हैं। लेकिन ये माहौल खराब मत करो। चुनाव आज का है, कल चला जाएगा। पर अगर 2-3 मर्डर हो गए ना जो मुंब्रा में कभी नहीं हुए थे, तो मुंब्रा का नाम फिर से एक बार बदनाम कर दोगे, जो हमने सभी ने मिलकर मुंब्रा के आवाम ने उसको सुधारने की कोशिश की। बोलने के हिसाब से स्टेशन पॉइंट सर्वे किया गया। स्टेशन पॉइंट सर्वे ऐसा होता है कि जमीन का जो लेवल है, वो लेवल का पूरा डिसीजन होता है कि किधर खड्डा है, किधर ऊपर है, किधर नीचे है, वो सर्वे करके उनको भेजा गया। दूसरा, वो जब काम हुआ है, ओरिजिनल फोटोज, ओरिजिनल वीडियोज जो हमारे पास आए, आज का ग्राउंड लेवल से 8 फुट अंदर जाके उसके अंदर बाकायदा रिटेनिंग वॉल चारों तरफ से खड़ा किया गया। जब चारों तरफ से रिटेनिंग वॉल खड़ा किया है तो नेचुरली गटर का पानी अंदर आना प्रैक्टिकेबल नहीं है। ये बी सिविल होने के नाते मैं बोल सकता हूँ। और ये पानी का जो मसला था, तो कैसा होता है किसी भी टीएमसी बिल्डिंग के अंदर एक चीज होती है, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन बनाया जाता है जिससे बारिश का पानी बाहर निकले। मगर कब्रिस्तान के अंदर स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन नहीं होने की वजह से बारिश का पानी वो अंदर रुक जाता था, और जब कबर खोदा जाता था तो वही पानी जो है हमको कबर में मिलता था। तो जब ये पूरी सर्वे हुआ, सब हुआ, हमको जब मालूम पड़ा तो हमने बाकायदा कोर मारे सेंट्रल की तरफ बाकायदा कोर मारे हमने। 2 फुट का एक कोर है और 9 कोर मारे। अब रिसेंटली जो बारिश हुआ था उसके अंदर हमने जाके जब चेक किए तो वो कोर ने पानी पकड़ लिया। तो इससे ये चीज हो गया कि कब्रिस्तान का पानी बारिश का जो अंदर रुकता था, जिसकी वजह से कब्र को तकलीफ होती थी, पानी मिलता था,
वो ये कोर के जरिए धीरे धीरे जो बाहर निकलेगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह का एहसान रहा तो मैं ये सोच रहा हूं कि अगले बारिश में अपने को कब्रिस्तान के अंदर पानी नहीं मिलेगा। और भी कोई सवाल है आपका? आप कंटिन्यू करो भी आगे। तो आपका ये सवाल खत्म हो गया तो मैं बोलूंगा, अवर साहब को जोड़ने का मेरा मेन मकसद ये है कि लोग जो विकास की बात कर रहे सब कर रहे, मेरा वजूद अगर जिंदा है तो मेरा विकास है। मगर आज का जो माहौल चल रहा है, हम मुसलमानों का वजूद ही खत्म किया जा रहा है, तो मेरा जो वजूद ही खत्म रहेगा तो मैं क्या करूंगा आगे? तो सिर्फ और सिर्फ मैं मेरे वजूद को जिंदा रखने के लिए मैंने अवर साहब का दामन पकड़ा हूं, और इंशाल्लाह मैं चाहूंगा कि अवर साहब मुझे लेके चले, मैं भी अवर साहब को लेके चलो। चलो, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे भाई भाई एक और सवाल होगा। आरिफ भाई का डॉक्टर जितेंद्र पवार साहब आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी संगठन में पवार साहब की पार्टी में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जोरदार तालियों के साथ उनका हम खैरमकदम करते हैं। आरिफ भाई के साथ इंशाअल्लाह ताला हम लोग मिलकर काम करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आगे जो उनके लोग